हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम में जो हमारी पीएचपी की क्लास हुई थी, वहाँ में हमने जो डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं पीएचपी में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लूप्स, है ना। काफ़ी बच्चों को इंतजार था कि सर जो हमारा लूप्स का टॉपिक है वो आप कब करवाएंगे, तो लूप्स को हम आज कंटिन्यू कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब आप लूप्स पढ़ते हैं तो लूप्स में आपको पता होना चाहिए कि लूप्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका मोटिव होता है। एक तो देखो, आपने जैसे पढ़ लिया कि जो हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, कोई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं। पर लूप एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, किसी कोड को ना बार बार एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक वो क्या करता है, लूप उसको बार बार एक सिंगल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। अगर आप लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जो हमने ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, वहाँ पे क्या होता था कि सर आइदर या तो कोई ना कोई कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है ना। कोई कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तभी वो हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो हमारे क्या होता था, एग्जीक्यूट होता था ओनली वंस। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। पर अगर मुझे इन जनरल अगर हम प्रैक्टिकलिटी लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, वहाँ पे हमने एक कंडीशन दी है। उस कंडीशन को हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीप्लाई करना है टू के टेबल को, है ना। टू के टेबल को क्या करना है, बेसिकली प्रिंट करना है। टू वन का टू, टू टू का फोर, ऐसे करके मुझे प्रिंट करना है। तो वहाँ पे जो मेरी कंडीशन रहेगी वो कैसे रहेगी, एक टाइम रहेगी कि वो मुझे 10 टाइम चलानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली सर वो मुझे 10 टाइम्स एक कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उस टाइप की कंडीशंस को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर एक सेट ऑफ जो कंडीशन है, अगर हमें बार बार चेक करके एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे हम किसका सहारा लेते हैं, हम वहाँ पे लूप्स का सहारा लेते हैं। तो ये बेनिफिट होता है हमारा लूप्स का। हमेशा आपने ये याद रखना है कि लूप्स तभी तक एग्जीक्यूट होती हैं जब तक एक स्पेशल या फिर स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू रहती है। मान लेते हैं जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक तो हमारा लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो जो हमारी कंडीशन है बेसिकली अगर फॉल्स हो जाती है तो हम कहाँ चले जाते हैं, हम बेसिकली लूप से ऑटोमेटिकली बैंड हो जाते हैं। फिर मतलब ऐसे बोल सकते हो कि हम वहाँ से बाहर हो जाते हैं। अगर बैन नहीं लिखना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हम लूप से एग्जिट हो जाते हैं। जैसे आपको समझ आता है आप उसको वैसे नोट कर सकते हो। तो ये हमारा मेन मोटिव होता है किस चीज़ का, लूप का। तो अगर आपको नोट करना होगा तो सिंपल आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि सर लूप्स आर द सेट ऑफ, या फिर लूप आर द टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। नोट कर सकते हो उसको आप, लूप्स आर द टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, है ना। इनको क्या कर रहे हो आप, कंट्रोल कर रहे हो, है ना। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो क्या करता है काम, कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट, वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है किस चीज़ को, अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड इनटू सेट ऑफ सेट ऑफ टाइम्स, है ना। मतलब मल्टीपल टाइम या फिर सेट ऑफ टाइम करता है। अनटिल, कब तक, जब तक आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक क्या करता है, वो सेट ऑफ टाइम्स क्या करता है, उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है ना। ऐसे कर सकते हो, सेट ऑफ टाइम अनटिल अ स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू, है ना। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। सिंपल एक लूप की डेफिनेशन होती है। बाकी जैसे ही मैंने आपको सब समझा ही दिया कि जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, या फिर जो हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ लूप होती है हम उससे बाहर चले जाते हैं, है ना। फॉल्स के केस में क्या होता है, हम कहाँ चले जाते हैं, उससे बाहर चले जाते हैं। ऐसे करके जो आपका लूप्स होता है वो वर्क करता है। अब देखो लूप का बेनिफिट क्या है। अगर मैं बात करूं कि वाई, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके मन में ये क्वेश्चन तो आता है कि सिर्फ अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम कंडीशन के बिहाफ पे हमारा जो मोटिव है उसको फिलफिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई, है ना। तो देखो, अगर मैं सिंपल एक नॉर्मल एग्जांपल ले लूँ, समझाने के लिए नॉर्मल एग्जांपल ले लूँ। मैंने बोला बेटा आप क्या करो, आप ना 1 से लेकर 100 तक की ना गिनती को प्रिंट करो, है ना। 1 से लेकर आप 100 तक की जो काउंटिंग है ना, आप इसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मुझे प्रिंट करके बताओ।
अब आप बोलेंगे सर आपने हमें पढ़ाया हुआ है एक कमांड एको, एको के बाद आपने क्या कर दिया, एको के बाद यहाँ पे आपने लिख दिया 1, मतलब जो भी आपको प्रिंट करना है वो आप उस एको कमांड के आगे लिख दो। तो आपने कर दिया एको 1, फिर आपने कर दिया एको 2, है ना, फिर आपने कर दिया एको 3, ऐसे करके आपने क्या कर दिया, उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। तो देखो जो आपका एको एको आप बार बार लिख रहे हो, तो यहाँ पे देखो कितनी स्टेटमेंट लिख रहे हो। आप स्टेटमेंट नंबर 1 लिख रहे हो, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 लिख रहे हो, फिर स्टेटमेंट नंबर आप 3 लिख रहे हो। ऐसे करके क्या हो रहा है, जो आपका कोड है वो आपको 100 बार लिखना पड़ेगा। है तो सिंगल कोड तो वही है, बस हमारी जो वैल्यू है वही बार बार चेंज हो रही है। जहाँ पे पहले 1 था वहाँ पे फिर 2 आ गया, वहाँ पे फिर 3 आ गया। तो जो आपकी यही एक कंडीशन है, अगर आपको इसी को ही 100 बार लिखना पड़ता है तो देखो कितना लंबा आपका एक प्रोग्राम बन जाएगा। इसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको लूप की हेल्प से लिखना पड़ता है। तो अगर हम इसी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ क्या लिखें, एग्जांपल वही है कि आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक अपनी काउंटिंग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करनी है। पर अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिंपल एक लूप यूज़ कर लिया। क्या एक लूप होता है, फॉर, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा फॉर, फिर मैंने 4 को इनिशियलाइज़ कर दिया कि मेरी लूप की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, तो वो रहेगा मेरा 1। फिर मैंने बोला कि ये मुझे कब तक प्रिंट करवाना है, जो मेरा 1 है वो वैल्यू मुझे कहाँ तक प्रिंट करनी है, क्योंकि मुझे कहाँ तक करानी है, 100 तक प्रिंट करवानी है। तो मैंने सिंपल कर दिया कि जब तक मेरी जो मेमोरी है, मेमोरी का जो वैल्यू है वो या तो बराबर या तो लेस नहीं, अब सिंपल मैं कर सकता हूँ, या तो वो 100 के बराबर नहीं हो जाती है ना, इक्वल टू अगर 100 नहीं हो जाती, तब तक आप क्या करो, आप उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो। आप जो उसकी वैल्यू है आप क्या करो, उसको इंक्रीमेंट करते रहो। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है ना। जिन्होंने नहीं चीज़ पढ़ी है तो काइंडली पिछली क्लास देख लें, तब आपको ये तीनों सेक्शन क्लैरिफाई हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली जो कोड ऑफ ब्लॉक है, जो जिसे मुझे तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक तरीके से ट्रू नहीं हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे जैसे कंडीशन लिखते हैं ना, तो कंडीशन में हम हमेशा लेस देन और इक्वल टू का यूज़ करते हैं, तो आप इसको वैसे लिख सकते हो ना, लेस देन और इक्वल टू। तो ये यहाँ पे हमारी सेकंड नंबर वाली क्या है, यहाँ पे कंडीशन है। यहाँ पे हमने जो सबसे फर्स्ट नंबर पे दी है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, कि जब आप स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा और एंड पॉइंट कहाँ रहे, कब तक रहेगा, वो आपको कंडीशन में दिखने, मतलब कंडीशन में ही दिखेगा। जिसमें लिखा ना कि जो आपका जो वैल्यू है वो लेस देन अगर 100 है या फिर इक्वल टू 100 नहीं हो जाती है, तब तक क्या होगा, आपका जो लूप है वो बार बार चलता रहेगा। ये क्या हो रही है, यहाँ पे कंडीशंस चेक हो रही हैं। फिर लास्ट में तो आपको पता ही है, जब एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो आई में हमें क्या करना है, आई की वैल्यू में या फिर जो मेमोरी की वैल्यू है उसमें हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है। ओके, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने कर दिया इको, फिर यहाँ पे कर दिया $i। सिंपल, कुछ नहीं किया। जो स्टेटमेंट हम वहाँ पे अलग अलग करके लिख रहे थे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, अब इसी को मैंने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ एक लूप मैंने इतने फॉर्मेट के अंदर इस पूरे के पूरे कंडीशन को लिख दिया। जहाँ पे मुझे सिंगल सिंगल लाइन 100 बार लिखनी पड़ती, वहीं मैंने कुछ नहीं किया, एक लूप के अंदर उस लाइन को लिख दिया, ताकि लूप की कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उतनी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगी। तो जब मेरा ये लूप चलेगा तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे 1 से लेकर ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके अप टू कब तक 100 तक जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ये फ़ायदा होता है आपका लूप यूज़ करने का। और विदाउट लूप अगर आप यूज़ करते हो तो आपको वही जो जहाँ पे मैंने सिंगल लाइन में एक कोड लिखा, या फिर अगर आप उस लूप को भी लिख लो तो लूप देखो 1 2 3 4, अगर हम इनको काउंट कर लें तो यहाँ पे आ गया 1, फिर सेकंड तो हमारा ब्लॉक ही है, एक पूरा पूरा ब्लॉक है। तो मैं ऐसे बोल सकते हैं हमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट के अंदर इतना जो लंबा कोड था जिसको आपको बार बार लिखना पड़ रहा था, उसको हमने क्या कर दिया, यूटिलाइज़ कर दिया। ये बेनिफिट होता है हमारे लूप का। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास लूप में ना 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ना लूप्स के अंदर, तो लूप में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया, एक हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट किसी चीज़ को इनिशियलाइज़ करने का। ओके, हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने काउंटर वेरिएबल है उसको हमें सेट करना पड़ता है। सिंपल आप ऐसे नोट कर सकते हो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल होता है उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं।
अब देखो यहाँ पे काउंटर वेरिएबल कौन सा है, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसान रहे। यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पे, ये हमारा काउंटर वेरिएबल है। तो काउंटर वेरिएबल को हमने कितना सेट कर दिया, 1 सेट कर दिया कि जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम 1 नंबर पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। पहले मान लेते हैं मुझे ऐसे बोलता कि सर मुझे 0 से प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे जो हमारे पास काउंटिंग वेरिएबल था उसको मैं 0 कर देता, तो मुझे कंप्यूटर पे स्क्रीन पे सबसे पहले क्या दिखता, 0 दिखता, फिर मुझे 1 दिखता, है ना। वो डिपेंड करता है आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। समझ आ गया, आपने क्या कर दिया, काउंटर वेरिएबल को यहाँ पे सेट कर दिया। फिर सेकंड नंबर पे मैंने आपको क्या बोला, सेकंड नंबर पे क्या होती है बेटा, आपकी कंडीशन चेक होती है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर का जो ब्लॉक है, यहाँ पे देखो क्या है, आप क्या कर रहे हो, कंडीशन चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड नंबर पे, कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगी, बेसिकली आप हर बार जब आप अपना कोड एग्जीक्यूट करोगे या फिर जो हमारा लूप चलेगा, वो क्या करेगा, हर बार चेक करेगा कि अगर आपका ट्रू है तब जो ब्लॉक है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तब ये ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, जो आपका कोड होगा वो कहाँ चला जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा, है ना। मतलब लूप से क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। ये आपने समझना होता है। तो कंडीशन बस यही होती है कि हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, चेक द कंडीशन, है ना, जो यूज़र ने सेट की होती है या फिर जिसको हम सेट करते हैं, चेक द कंडीशन एज पर डिफाइंड, है ना, जैसे हमने डिफाइन किया होता है उस कंडीशन को चेक करते हैं। देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड टिल, कब तक चेक करेंगे, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, या फिर एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड टिल आवर कंडीशन इज़ ट्रू, है ना। मतलब वो बोलने का वही मतलब है कि जब तक हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू रहेगी, तब तक वो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हम कहाँ चले जाएंगे, लूप से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, व्हेन कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, आप कहाँ चले जाओगे, आप एग्जिट हो जाओगे, एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो ऐसे करके जो आपका एक लूप है वो वर्क करती है। देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या आती है यहाँ पे, या फिर जो थर्ड इसका कंपोनेंट आता है वो कौन सा आता है। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है, ये वाला थर्ड कंपोनेंट, कि हम क्या करते हैं, सर किसी जो हमने वैल्यू डाली होती है उसे मुझे इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पे देखो मुझे क्या करना था, मुझे प्रिंट करना था 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 कैसे होता है, आप 1 करेंगे, है ना, फिर 1 के बाद आप 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो जैसे आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, मतलब आप पिछली वैल्यू में आप क्या कर रहे हो, अगली वैल्यू प्लस कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो क्या होता है कि जब भी आपको जो तीसरा ब्लॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कि आपको काउंटर को क्या करना है, जो आपकी वैल्यू है काउंटर की वैल्यू कौन सी है, जो स्टार्टिंग में आपको दे रखी है। तो स्टार्टिंग की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, वो अलग अलग क्राइटेरिया के बिहाफ पे आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना था, तब मैंने क्या किया, इसको प्लस प्लस कर दिया। वहीं अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे 2 वैल्यू प्लस करनी है ना, मुझे क्या करना था कि आई की इवन वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर मुझे सिंपल बोलूँ, मुझे इवन वैल्यू प्रिंट करनी थी ना, तो इवन वैल्यू में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, कि आई में आप क्या करो, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 2 कर दो, है ना। अगर आपको नॉर्मली समझना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो वहाँ पे नॉर्मली हम जब एक सिंगल वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लिख रहे हैं आई प्लस प्लस। और आई प्लस प्लस का मतलब क्या आता है, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। कि आई के अंदर पहले जो वैल्यू थी, पहले कितनी है 1, उस वैल्यू में नई वैल्यू एक प्लस 1 कर दो, तो इसका मतलब है आई की अब नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। वैसे ही 2 के बाद 3 हो जाएगी, 3 के बाद 4 हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, एक एक पॉइंट का इंक्रीमेंट होता है। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 पॉइंट का इंक्रीमेंट करना है ना, तो 2 पॉइंट का भी हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे क्या होगा, पहले तो आई की वैल्यू 1 थी, पर 1 प्लस 2 जैसे आपने कर दिया तो आई की नई वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जैसे ये लूप चलेगी फिर कंडीशन ट्रू होगी, आई की वैल्यू अब उस टाइम पे 3 होगी, 3 में आपने फिर से 2 करना है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। ऐसे करके जो आपकी काउंटर होता है वो क्या होता है, एक तरीके से आपका अपडेट होता है। तो थर्ड स्टेप क्या रहता है आपका, कि आपको क्या करना पड़ता है, काउंटर को अपडेट करना पड़ता है।
तो ये 3 स्टेप होते हैं जब भी आप अपना एक लूप पढ़ते हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो थर्ड में बस आप ऐसे लिख सकते हो कि थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है, अपडेट सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा काउंटर होता है, जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल होता है ना, या फिर काउंटर होता है, काउंटर की वैल्यू को आप क्या करते हो, या फिर आइदर कर सकते हो, लिख सकते हो, आइदर हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं या तो हम उसको डिक्रीमेंट करते हैं, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो जब आप अपडेट सेक्शन पे जाते हो। तो ये तीनों के तीनों ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, लूप के मेन कंपोनेंट। इसको आप लिख सकते हो कि दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लूप। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि लूप में कितने कंपोनेंट्स होते हैं मेन। तो आप बोल सकते हो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे लूप के अंदर। अब हम आते हैं पीएचपी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमने चलो बेसिक आइडिया ले लिया कि क्यों हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे इसका मोटिव होता है, वो हमने सारा बेसिक आइडिया ले लिया। अब हम बात कर लेते हैं पीएचपी की। देखिए हम मेन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पीएचपी पढ़ रहे हैं। तो जो पीएचपी है, पीएचपी में हम लूप्स कितने टाइप्स की पढ़ते हैं, फिर जो लूप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पीएचपी में आपने हमेशा याद रखना है कि हम सर 4 टाइप ऑफ लूप्स पढ़ते हैं, है ना, 4 टाइप ऑफ लूप्स पढ़ते हैं पीएचपी के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपने नोट करना है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत समरी बता देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे कि होता है क्या इन चीज़ का। तो चलिए आप नोट कर सकते हो कि आप लूप्स के बारे में लिखेंगे कि लूप होते क्या हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि पूछा आता है कि जो लूप है उसको आप कंट्रोल कैसे करते हो, है ना, उसका कंट्रोल का मैकेनिज़्म क्या है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कंट्रोल मैकेनिज़्म, किसको कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म क्या है। देन पूछा जाता है कि जो आपका लूप है वो मिनिमम कितनी बार चलेगा ही चलेगा, है ना, उसका मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम या फिर मिनिमम रन कि कितनी बार वो चलेगा। देन यहाँ पे पूछा जाता है कि ये कहाँ पे हम बेस्ट यूटिलाइज करते हैं, किसका मेन मोटिव क्या है ना, किसको हम घर में, या फिर बेस्ट सूटेबल फॉर, सिंपल लिखो कि बेस्ट सूटेबल फॉर, कि कहाँ पे हम इस लूप को यूज़ करें ताकि हमें लगे कि हम इसका बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ डाटा होता है जो जहाँ से एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन पूछता है। तो इसको काइंडली आपने अच्छे ढंग से ना कॉपी पे नोट लिख लेना है। सबसे पहले जैसे आ जाएगा आपका नंबर 1 पे, हम बात कर लेते हैं सबसे जो बेसिक लूप होता है, इसको हम बोलते हैं वाइल लूप। कौन सा आ जाता है आपके पास, वाइल। तो इसको आप लिखेंगे वाइल करके। देखो जो वाइल लूप होता है इसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल। ये सारे पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट आप अभी ना एक समरी होती है उसको लिख लेना, एंट्री कंट्रोल्ड हम लूप इसको बोल देते हैं। देन देखो जो वाइल लूप होता है ये मिनिमम 0 टाइम एग्जीक्यूट होता है, बस ऐसे याद रखना है, यहाँ पे 0 टाइम, ऐसे 0 लिख लेना है यहाँ पे। बाकी मैं आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल कि 0 टाइम क्यों होता है। और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि जो कोड है वो कितनी बार चलेगा। जैसे हमने ऊपर मेंशन किया था ना कि हमारे पास वो 5 बार चल रहा है या फिर 100 बार चलेगा, तो लेस देन 100 हमने कर दिया, इक्वल टू 100 कर दिया। मतलब हमें पहले से पता था कि हमें 1 से लेकर 100 तक ही काउंटिंग करनी है। पर कुछ लूप्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता है कि वो लूप चलेगा कितनी बार, है ना। तो उस टाइम पे कौन सा लूप हमें यूज़ करना चाहिए, वाइल लूप यूज़ करना चाहिए। तो बेस्ट सूटेबल फॉर जहाँ पे हमें अननोन है, हम कि हमें पता ही नहीं है ना, अननोन किसका, आइट्रेशंस का, है ना। आइट्रेशन बेसिकली उसी को बोलते हैं जब आपका लूप चलता है ना, उसी को ही टेक्निकल टर्म में आइट्रेशन बोलते हैं। जैसे लूप एक बार आपका चला तो वो फर्स्ट आइट्रेशन होगी, फिर सेकंड टाइम कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से वो चला तो वो सेकंड आइट्रेशन होगी। तो जो जितनी बार वो लूप चलता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, आइट्रेशन बोला जाता है। तो अननोन आइट्रेशन के लिए हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे जो आपका आ जाता है उसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप, है ना। एक हमारे पास आ जाता है कौन सा, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को हम क्या बोल देते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप बोल देते हैं, एग्जिट कंट्रोल्ड। देखो जो ये मैं टर्म आपको लिखा रहा हूँ ना, वाइल को हम एंट्री कंट्रोल बोलते हैं, डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। ये एग्जामिनर ना 1 डे जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे उसके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। अगर उसको लूप से क्वेश्चन डालना है ना, तो इन दोनों में से एक पक्का क्वेश्चन डालता है कि एंट्री कंट्रोल इनमें से लूप कौन सा है, या फिर एग्जिट कंट्रोल इनमें से लूप कौन सा है ना। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डू वाइल का हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि ऐसा कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार तो चलता ही चलता है, उसको कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, और वो एक बार चलता ही चलता है। तो वो कौन सा लूप बन जाता है आपके पास, डू वाइल लूप बन जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लूप बनता है। तो ये मिनिमम एक बार तो रन होता ही होता है। ये सभी लूप में से एक यूनिक लूप है,
ये आपने याद रखना है। तो डू वाइल हमेशा एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है। अब देखो यहाँ पे इसका बेस्ट सूटेबल क्या है, मतलब कोई ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पे मुझे जो डाटा है मुझे एक बार दिखाना है यूज़र को, है ना? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डू वाइल का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि आप इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये बेसिकली सूटेबल होता है एटलीस्ट जब हमें क्या करना पड़ता है, एक बार प्रिंट करना पड़ता है ना? एटलीस्ट वंस हम क्या करते हैं, लूप को एग्जीक्यूट करने हैं, है ना? लूप एग्जीक्यूटेड, तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, डू वाइल का यूज़ करते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे जो हम लूप पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं फॉर लूप। फॉर लूप जैसे हमने ऊपर अभी एग्जांपल भी लिया ना आपको, तो फॉर लूप को भी हम क्या बोल देते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोल देते हैं। एंट्री कंट्रोल्ड लूप हम इसको बोल देते हैं। और इसमें भी मिनिमम रन टाइम कितना होता है, 0 होता है ना? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो लूप चलेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, वो उस कोड को चलाएगा नहीं, जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना उसको वो रन ही नहीं करेगा। तभी हम इसको क्या बोलते हैं कि इसका मिनिमम जो रन है वो कितना होगा, 0 होगा। और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें पता होता है ना, आइट्रेशन का पता होता है, नॉन आइट्रेशन कि आइट्रेशन के बारे में हमें पता होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 100 तक ही क्या करना है, वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, मतलब आपको पता था ना पहले से। तो इस टाइम पे मैंने कौन सा लूप का यूज़ किया, फॉर लूप का यूज़ किया। तो बस वही यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे आपको आइट्रेशन के बारे में पता होता है तो वहाँ पे आप फॉर लूप को कंसीडर करते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट और जो लास्ट लूप हम पढ़ेंगे वो कौन सा बन जाता है, फॉर ईच। एक हमारा लूप पढ़ते हैं फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच क्या होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो ऑटोमेटिक होता है। इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लूप है पीएचपी में जिसका जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिक है, ना तो वो एंट्री पे मतलब होता है या तो एग्जिट पे होता है, वो ऑटोमेटिक ही चलता है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे चलेगा ना। तो ये हमारे पास 0, इसका भी जो मिनिमम रन टाइम होता है वो 0 होता है। और ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं या फिर इनका हम यूटिलाइज़ कहाँ पे करते हैं वो आपने नोट कर लेना है। इनका यूटिलाइज सर या तो हम एरे में करते हैं या तो हम ऑब्जेक्ट्स में करते हैं। जैसे मैंने आपको पीएचपी में ऑब्जेक्ट्स बताए थे, एरे बताए थे ना, अगर हमें उनके डाटा को या फिर उनके डाटा के साथ डील करना है तब हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर ईच का हम यूज़ करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, तो काइंडली आपने इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। ये ऐसी समरी है जहाँ से ना क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में। अब हम सबसे पहला जो हमारे पास लूप आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम कौन सा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वाइल लूप। यहाँ पे हम कौन सा पढ़ेंगे, वाइल लूप। तो देखो वाइल लूप क्या होता है, क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम सारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वही आता है कि वाइल लूप क्या होता है, एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। जो मैंने ऊपर बताया ना आपको, क्या होता है हमारे पास, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल क्या होता है, हमारे पास लूप होता है। देखो एंट्री कंट्रोल होने का मतलब क्या होता है कि इसका आप ऐसे समझ लो कि जो हमारी पहली कंडीशन होती है वो हमेशा चेक होती है ना? जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको एग्जीक्यूट होने के बाद पहले कंडीशन, मतलब एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होती ही होती है। तो इसको आप सिंपल ऐसे नोट कर सकते हो एंट्री कंट्रोल को कि सर सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू चेक द कंडीशन, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। ये मतलब होता है एंट्री कंट्रोल का कि शुरुआत में आने से पहले ही अगर आपको लूप एग्जीक्यूट करना है, पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वही लिखा है, फर्स्टली वी हैव टू चेक द कंडीशन, है ना? ओनली, फिर यहाँ पे आ जाएगा ओनली आफ्टर दैट द कोड या फिर द बॉडी, है ना? कोड बोलो, बॉडी बोलो, ब्लॉक बोलो, जो आपको ठीक लगता है, बस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। द कोड, बॉडी और ब्लॉक, है ना? बॉडी बोल लो, ब्लॉक बोल लो, या फिर कोड का जो सेक्शन होता है वो बोल लो, है ना? आफ्टर दैट द बॉडी और ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट, है ना? विल बी एग्जीक्यूट। समझ आ गया क्या मतलब होता है कि एंटी कंट्रोल लूप ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पहले कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अगर कंडीशन के बिहाफ पे फिर आप डिसाइड करते हो कि कंडीशन ट्रू है तब तो ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसको
बाहर निकाल दो, उसको ब्लॉक ऑफ कोड को चलाना ही नहीं है। ओके, यही मतलब होता है कि अगर कंडीशन पहली बार में अगर फॉल्स हो जाती है तो आप लूप बॉडी को 0 बार भी एग्जीक्यूट होगी, मतलब जो लूप होगा आपका वो 0 टाइम एग्जीक्यूट होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका वाइल है उसको एंटी कंट्रोल लूप बोलते हैं, और वो मिनिमम एक बार, मतलब मिनिमम वो 0 टाइम एग्जीक्यूट होता है। क्यों होता है? अगर वो कंडीशन उसके कोड की फॉल्स होगी, सिंपल मैंने बोला कि इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, ट्रू होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोड चलता ही रहेगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होते रहेंगे बार बार। बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन इज़ फॉल्स, तब क्या होगा? उस केस में क्या होगा? जो आपकी लूप बॉडी है ना, जो आपका लूप बॉडी या फिर ब्लॉक है, जो आपको अंडरस्टैंड होता है वो आप उसको नोट कर सकते हो। तो आपका क्या होगा? लूप ब्लॉक डज नॉट एग्जीक्यूट, डज नॉट एग्जीक्यूट। और इसी को आप क्या बोल देते हो? इसको हम बोल देते हैं सर ज़ीरो मिनिमम रन, ज़ीरो मिनिमम रन हम इसको बोल देते हैं टेक्निकल टर्म में। सिंपल बोलने का मतलब है अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उससे ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर चला जाएगा, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? ज़ीरो मिनिमम रन, है ना, कि बेसिकली कंडीशन फॉल्स थी, इसकी वजह से जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो चला ही नहीं, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं। या क्या आ गया हमारे पास? वाइल लूप। अब देखो वाइल लूप को लिखने का तरीका क्या होता है? जब हमने पीएचपी पहले भी पढ़ी थी तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास लूप्स होते हैं उनको लिखने का अपना तरीका होता है। तो वाइल को लिखने का अपना एक सिंटैक्स होता है ना। तो वो सिंटैक्स क्या होता है उसको आप नोट कर सकते हो। जब भी आपको पीएचपी में वाइल यूज़ करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे वाइल। वाइल के अंदर आप देंगे कोई ना कोई कंडीशन, है ना, कि लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन है, यहाँ पे आप देंगे कंडीशन। कंडीशन देने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब जो भी आपको कोड लिखना है वो आप इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, है ना। तो ये बेसिकली ओपनिंग ब्रेसेस है और ये हमारे पास क्लोजिंग ब्रेसेस आती है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कोड ब्लॉक बन जाता है, जहाँ पे आपने एक्चुअल में कोई कोड लिखा होता है। इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है? सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है कोई ना कोई इंक्रीमेंट या फिर कोई ना कोई डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट्स। ये आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ती है? लिखनी पड़ती हैं। ओके, तो ऐसे करके जो आपका कंडीशन होती है वाइल लूप की वो वर्क करती है। देन हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। ठीक, अभी हम क्या कर लेते हैं? फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करें ना इसकी वाइल लूप की, है ना, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है फ्लो चार्ट का कि एक्चुअल में सर वो वर्क कैसे करता है। देखो सबसे पहले क्या होती है, आपका जो एग्जीक्यूशन या फिर जो वाइल होता है उसको हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने के बाद क्या होता है? जब आपका ब्लॉक स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमने क्या करना है? हमें सर काउंटर को सेट करना पड़ता है ना। क्या करते हैं हम? काउंटर को सेट करते हैं। तो जैसे काउंटर यहाँ पे सेट होता है उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर इसी स्टेप को हम क्या बोल देते हैं? इनिशियलाइजेशन बोल देते हैं। इनिशियलाइजेशन हम इसको बोल देते हैं। और इनिशियलाइजेशन आपको मैंने पहले बताया, काउंटर क्या करते हैं? हम काउंटर हमेशा हम लूप से पहले डिफाइन करते हैं, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको हम क्या करते हैं? लूप से पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हमने यहाँ पे क्या कर दिया? काउंटर को सेट कर दिया। काउंटर सेट होने के बाद देन क्या होता है हमारे पास? उसके बाद सर हम कोई ना कोई कंडीशन चेक करते हैं, है ना। कंडीशन को क्या करते हैं? हम चेक करते हैं। जैसे हम कोई कंडीशन चेक कर लेते हैं, अब बताओ कोई कंडीशन क्या होगी? या तो कोई कंडीशन ट्रू होगी या तो कोई कंडीशन क्या होगी हमारे पास? फॉल्स होगी। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, इन केस अगर हमारी कंडीशन क्या होती है? ट्रू हो जाती है ना। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब क्या होगा? जो मैंने कोड लिखा होगा, कहाँ पे लिखा होगा? बॉडी के अंदर, है ना। जो मेरे पास बॉडी का कोड होगा वो क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा? एग्जीक्यूट होने के बाद जो मेरा काउंटर होगा, है ना, काउंटर मतलब जो मेरी वैल्यू थी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि पहले हमने क्या किया था? आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी? पहले आई की वैल्यू हमारे पास वन थी,
है ना। फिर मुझे अगला वैल्यू 2 प्रिंट करनी थी, तो आई की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती, काउंटर को मुझे क्या करना पड़ता था, काउंटर में मुझे एक प्लस करना पड़ता था। तो वो स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ती है जब हमारा बॉडी ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद काउंटर की वैल्यू क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको काउंटर की वैल्यू बढ़ानी है कि कम करनी है, वो आपके कोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंटर को अपडेट कर देते हैं। सिंपल लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे काउंटर को हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। और अपडेट करने का मतलब है हमने क्या किया था, आई को प्लस प्लस किया था। सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद क्या किया, जैसे आपने आई को प्लस प्लस किया उसके बाद आप फिर क्या करते हो, उसके बाद फिर से आप सर कंडीशन हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर से आप कंडीशन वाली जगह पे जाते हो, फिर से सेम वही रहता है, अगर ट्रू होता है तो फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, ऐसे करके जो आपका बॉडी ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अच्छा सर, जब फॉल्स हो जाए तब, है ना, क्योंकि ट्रू है तो कहीं ना कहीं तो फॉल्स भी होगा ना। तो मान लेते हैं अगर आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो आप क्या हो जाओगे, आप डायरेक्टली एग्जिट हो जाओगे, एग्जिट फ्रॉम लूप। आप क्या चले जाओगे, इस लूप से बाहर चले जाओगे। कब जाओगे, ओनली इफ़ योर कंडीशन इज़ फॉल्स। तो ऐसे करके जो आपका ना वाइल लूप है वो वर्क करता है ना। ये तो चलो मैंने आपको एक थोड़ा बेसिक रफ सा आइडिया दे दिया कि कैसे वो वर्क करता है। अब इसको हम एज एन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर आपको पीएचपी में एग्जाम्पल लेने होते हैं, एग्जाम्पल की वे में समझना होता है, तो वो कैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो अगर मैं सिंपल वही एग्जांपल लेते हैं कि मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे। सिंपल मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, चलो आप 1 से लेके ना 1 टू लेके आप 5 तक क्या करो, वैल्यू को प्रिंट करो। 1 से लेके 5 तक क्या करो, आप वैल्यू को प्रिंट करो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीएचपी का कोड लिखेंगे, है ना। पीएचपी कितनी बार आपने देख ही लिया। हम क्या करते हैं, लेस देन और क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं पीएचपी। देन हम क्या करेंगे, अपना एक काउंटर, जो हमने सबसे पहले आपको ये चीज़ बताई ना कि हम जब भी लूप बनाते हैं उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज़ करना पड़ता है किसको, हमारे काउंटर को, या फिर काउंटर को सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने काउंटर को सेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि मेरे एक काउंटर है जिसका नाम आई है, उसके अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है, 1 पड़ी है। मतलब एक मेमोरी है, उसके अंदर मेरी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या स्टेप परफॉर्म कर लिया, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेप अपना परफॉर्म कर लिया। क्योंकि मैंने यही चीज़ आपको बताया ना, लूप में 3 मेन फंडे होते हैं या फिर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक आप इनिशियलाइज़ करते हो, फिर आप कंडीशन चेक करते हो, देन आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हो। कभी भी ये तीनों चीज़ें भूलनी नहीं है। जो भी लूप पढ़ोगे आप ना, उसमें ये तीनों चीज़ें फॉलो होंगी ही होंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने इनिशियलाइज़ किया या फिर इनिशियलाइजेशन स्टेप अपना ख़त्म कर दिया। मतलब काउंटर की वैल्यू मैंने क्या कर दी, सेट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूप का यूज़ करूँगा। मैंने बोला वाइल, वाइल मतलब जब तक चलाओ इसको, जब तक क्या होना हो जाए, जो मेरी मेमोरी की जो वैल्यू है ना, जो मेरी आई की वैल्यू है या फिर जो काउंटर की वैल्यू है, वो लेस देन या फिर इक्वल टू 5 ना हो जाए, तब तक क्या करो, आप इस लूप को चलाओ। सिंपल मैंने बोला कि आप क्या करो, आप मेरे लूप को तब तक चलाओ जब तक मेरी मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है वो 5 के बराबर या फिर 5 से छोटी ना हो जाए, तब तक आप इसको चलाते रहो। देन मैंने क्या बोला, आप जब इसको चलाओगे, अगर मेरी कंडीशन ये वाली ट्रू होती है ना, जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक आप क्या करो, आप सिंपल ऐसे करो, आप प्रिंट करो। प्रिंट किसको करो, आप लिखो नंबर, कि ये नंबर मेरा कौन सा प्रिंट हो रहा है। जैसे नंबर मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने कर दिया $i, कि जो मेरा नंबर है वो मेमोरी में अब कौन सा है, फिर जैसे लूप अगला चलेगा तब कौन सा नंबर आएगा, फिर अगला चलेगा फिर कौन सा नंबर आएगा, फिर अगले मैंने कर दिया BR, है ना। BR स्टैंड फॉर ब्रेक करना, कि आप क्या कर रहे हो, या फिर इसको हम लाइन ब्रेकिंग भी बोल देते हैं। लाइन ब्रेकिंग का मतलब है कि जैसे आपका एक नंबर प्रिंट हो जाएगा, जो अगली जो लाइन आएगी या फिर अगली जो वैल्यू आएगी वो अगली लाइन में आएगी, न्यू लाइन में आएगी। तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। देन लास्ट में देखो यहाँ पे आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में मैं आपने क्या कर दिया, देखो आपने इनिशियलाइज़ कर दिया। देन आपने यहाँ पे इस जगह पे आपने क्या दे दी, सर हमने कंडीशन भी दे दी। अच्छा सर, इंक्रीमेंट तो हमने दिया नहीं कहीं पे। तो देखो इंक्रीमेंट आपको कहाँ पे देना पड़ता है, जहाँ पे आपका बॉडी ऑफ कोड है वो चल रहा होता है, बॉडी ऑफ कोड के साथ ही आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट देना पड़ता है। तो मैंने कर दिया आई प्लस प्लस, कि जो भी वैल्यू होगी, अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड नंबर स्टेप पे हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे हमारे काउंटर वैल्यू को, अपडेट काउंटर वैल्यू,
है ना, कि पहले काउंटर ये वाली 1 थी, अब की 1 के बाद जब इस जगह पे आएगा, मतलब इस लाइन पे जब ये आएगा मेरा कोड, तब मेरी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद 2 होने के बाद फिर से क्या करेंगे, हम कंडीशन को चेक करेंगे, वही आ गया। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी ऑफ कोड जो हमने लिखा है कि आप क्या करो, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नंबर 1 को प्रिंट कर दो। नंबर 1 प्रिंट होने के बाद हमने क्या किया, फिर हमने अपडेट कर दिया काउंटर को। अपडेट काउंटर मतलब जहाँ पे जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है वही यहाँ पे क्या है हमारा अपडेट काउंटर, कि आई की वैल्यू में आप क्या कर दो, बढ़ोतरी कर दो। कि यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास पहले कितनी थी, 1 थी, पर जब हमने लिखा आई प्लस प्लस, इसका मतलब है आई की वैल्यू में आई प्लस आप 1 कर दो, तो आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1। क्योंकि पहले आई की वैल्यू कितनी थी, पहले आई की वैल्यू में सर 1 हमारा पहले से ऑलरेडी था, उसमें हम एक और प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। तो ऐसे करके क्या होता है, यहाँ पे अपडेट काउंटर वैल्यू चलती है। देन हमने क्या कर दिया, इस लूप को बंद कर दिया, लूप बंद कर दिया। अब हमने लास्ट में किसका बंद करना है, पीएचपी को भी बंद करना है ना। समझ आ गया क्या क्या किया हमने यहाँ पे। बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया तो हमने पीएचपी स्टार्ट की, हमने पीएचपी को यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, उसको बंद भी करना पड़ता है। वैसे ही हमने ये वाइल लिखा, वाइल का ओपनिंग यहाँ से की और वाइल को हमने क्लोजिंग यहाँ से इसको कर दी। और उससे पहले हमें जब भी लूप चलाना होता है तो लूप के पहले हमें कोई ना कोई काउंटर वैल्यू सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू सेट कर दी थी, काउंटर वैल्यू सेट कर दी थी। अब देखो ये लूप चलेगा कैसे, अगर हम बात करें लूप की, तो लूप चलेगा कैसे। देखो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सिंपल मैं बोलूँ, ये आ गई मेरी मेमोरी, है ना, ये आ गई मेरी मेमोरी। इसमें क्या था, $i था। $i के अंदर कितनी वैल्यू डाल दी मैंने, 1 वैल्यू डाल दी। वही लिखा ना यहाँ पे कि $i है, उसमें मैंने 1 डाल दिया। कि जो मेरी रैम थी या फिर जो मेरी मेमोरी थी उसके अंदर मैंने कितनी वैल्यू डाल दी, मैंने 1 वैल्यू मैंने डाल दी। ओके, ये आ गई हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन। देन हमने क्या किया, हमने जो हमारा प्रोग्राम चलाया तो वहाँ पे हमने लिखा कि ये प्रोग्राम मेरा चलाओ वाइल कब तक, जब पहली लाइन स्टेटमेंट क्या है, जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है वो है हमारे पास वाइल, जो हमारे पास वैल्यू है $i इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब आप मुझे खुद बताओ, जो हमारे पास मेमोरी है ना, जो मेरी मेमोरी है, यहाँ पे देखो इस मेमोरी में कितनी वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी जगह डाटा कितना आ जाएगा मेरा, इसकी जगह डाटा आ जाएगा मेरा 1। अब देखो 1 बराबर तो नहीं होता है पर छोटा तो होता है ना 5 से, तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी सर, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो जब कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो मैंने क्या लिखा है, तो जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला जो कोड है वो चलेगा। तो ट्रू वाला ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ब्लॉक है ना। तो ये हमने इस स्टार्ट मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा है ना, ये तभी चलेगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू के अंदर मैंने क्या लिखा है, आप एको करो, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करो। किस चीज़ को प्रिंट करो, एक तो आप लिखो नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर आ गया प्रिंट होके नंबर। नंबर क्या आगे मैंने लिखाया है, 2 कॉलन, है ना, 2 कॉलन आगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, $i। $i मतलब कि मेमोरी में जो भी वैल्यू है, आई की जो भी करंट वैल्यू है, आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो आई की करंट वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, प्रिंट होके 1 यहाँ पे आ गया। जैसे ये हिस्सा ख़त्म हुआ, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में हमने उस वैल्यू को बढ़ा दिया है कि सर आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि आई के अंदर आप क्या करो, आई की वैल्यू में +1 कर दो। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, जब आप इस कोड को पूरा लिखते हो ना, उसका लिखने का ऐसा तरीका होता है कि जो आई की पहले की वैल्यू थी उसमें आप 1 की बढ़ोतरी कर दो। अब मुझे बताओ पहले कितनी वैल्यू थी सर, आई के अंदर 1 थी, अब आप उसमें 1 की बढ़ोतरी कर रहे हो तो आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर आई की नई वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जहाँ पे पहले मेमोरी में 1 था, अब आप मुझे खुद बताओ, जहाँ पे मेमोरी में पहले 1 था, तो जैसे सेकंड स्टेटमेंट चलेगी तो मेमोरी की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 की जगह सर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, मेमोरी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है। जैसे इंक्रीमेंट हुआ, अब फिर से हम क्या करेंगे, लूप का मतलब क्या होता है, हम फिर से क्या करेंगे, फिर से सर हम कंडीशन चेक करेंगे। मतलब हमने अपना कोड यहाँ तक तो चला दिया, चलाने के बाद हमने क्या करना है, फिर से कंडीशन हमारी चेक करनी है। फिर से हमने क्या करनी है, कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक फिर से हम कैसे करेंगे, अब देखो आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू सर 1 से अब कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। देखो इक्वल टू तो नहीं होता पर छोटा तो होता ही है, इस टाइम पे भी कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई उस टाइम पे फिर से हमें क्या करना है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है ट्रू वाला वो हमें चलाना है। इसके अंदर क्या लिखा है हमने, सिंपल वही लिखा है कि नंबर आ जाए, नंबर लिखा हुआ आ जाए। इसके अलावा जो
आई की वैल्यू है, करंट वैल्यू है आई की, वो यहाँ पे मुझे प्रिंट करके बता दो। अब आप मुझे खुद बताओ, अब आई की नई वैल्यू कितनी है सर, 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा कि जहाँ पे आई की पहले वाली 2 थी, यहाँ पे मतलब 1 थी, अब यहाँ पे कितनी आई की करंट वैल्यू 2 है, तो 2 में आप एक और की बढ़ोतरी कर दो तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आई की वैल्यू पहले 2 थी, अब वहाँ पे आई की नई वैल्यू कितनी बन जाएगी, वहाँ पे आई की नई वैल्यू आपकी 3 बन जाएगी। ऐसे करके क्या होगा, आपका जो लूप है थर्ड टाइम फिर से चलेगा, फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रिंट, आपका नंबर 3 प्रिंट हो जाएगा। देखो फिर आपका नंबर 4 प्रिंट हो जाएगा, सेम ही चलेगा कोड, फिर आपका नंबर 5 प्रिंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है कि जब तक आपका कंडीशन ये तब तक चलती रहेगी, ये आपका कोड तब तक चलता रहेगा जब तक वाइल, क्या लिखा था हमने, आई इज लेस देन, एक सेकंड ये हैंग कर रहा है ज़रा, एक सेकंड, हमने क्या लिखा था, वाइल जो हमारे पास मेमोरी थी इज़ लेस देन इक्वल टू 5। देखो इक्वल टू तो लिखा है ना, कि यहाँ पे मान लेते हैं एक जगह पे हम पहुँच गए जहाँ पे क्या हुआ कि 5 छोटा तो नहीं था 5 से, पर बराबर तो था ना, 5 = 5 तो था ना। उस टाइम पे भी क्या हुआ, जो 5 नंबर वाली स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे चल पड़ी। देन क्या होगा, फिर से जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो फिर से हमारी आई की वैल्यू में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब आई की वैल्यू करंटली अभी हमारी सर 5 है, तो 5 में +1, तो आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, आई की नई वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। मतलब मेमोरी में हमारी वैल्यू कितनी अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे 6 हमारी अपडेट हो जाएगी। जैसे 6 वैल्यू अपडेट होगी, फिर से क्या होगी, फिर से कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 की जगह नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब देखो 6 इज़ लेस देन 5 नहीं होता है, ना तो लेस देन होता है ना तो बराबर होता है 5 के। इस टाइम पे कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्ज़िट कहाँ से हो जाएंगे, एग्ज़िट ऑफ लूप, कि हम एग्ज़िट कहाँ से हो जाएंगे, लूप से हम बाहर चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम ये वाला अपना फॉर्मेट पूरा लिखेंगे, इस टाइप की लूप लिखेंगे, तो हमारे 1 से लेके 5 तक जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे करके जो आपका वाइल लूप होता है वो वर्क करता है ना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि 1 से लेके अगर हमें 5 वैल्यू प्रिंट करनी है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तो हम कैसे करते हैं, कैसे लूप्स को हम 3 मेन पार्ट्स में पढ़ते हैं, किसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं, कैसे हम कोई कंडीशन देते हैं, कंडीशन के बिहाफ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी लूप उतनी टाइम चलती है, और अगर हमारी कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या होते हैं, लूप से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे करके हमारा जो लूप होता है वर्क करता है। अब देखो वाइल को हम क्या बोल देते हैं, वाइल लूप को हम बोल देते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमें कोड एक्चुअल में चलाना है, कोड मुझे कौन सा चलाना है, एक सेकंड में इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो कोड हमें कौन सा चलाना है, कोड हमें सर ये वाला चलाना है, ये हमारा मेन मोटिव है, ये हमारा पास ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर जो भी लिखा है इसको हमें चलाना है। तो इसको चलाने के लिए वाइल लूप क्या बोलता है, आप कम से कम मेरी एक कंडीशन ट्रू करो तभी मैं इसको कोड को चलाऊंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं चलाऊंगा, ये बोलने का मतलब है। तभी हम इसको एंट्री कंट्रोल की बोलते हैं, क्योंकि एंट्री पे ही चेक रखता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तभी मैं चलाऊंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं चलाऊंगा। जो इस टाइप की लूप्स होती हैं जो एंट्री पे ही अपना चेक रखती हैं उनको हम बोल देते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, है ना। तो ये जो छोटी चीज़ें होती है पर इनको आपको अंडरस्टैंड करना होता है ना। तो अभी के लिए चलो हम इतना ही रखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है या फिर इसका आगे जो लूप्स हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं, है ना। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर एक टाइम, क्योंकि एक ही टाइम में अगर आपको सारे लूप्स पढ़ा दूंगा तो आपका माइंड बर्न आउट हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए आप इतना ही पढ़ो, बाकी जो इसके आगे के जो लूप्स हैं जिसको हम एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं वो कैसे वर्क करता है, क्या मोटिव होता है उसका, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छे लूप्स हैं, ये जितना आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे ना उतना ही आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, है ना। तो अभी के लिए आप इतना नोट कर लो, बाकी जो इसके आगे का सेक्शन है उसको हम, जो हमारा इसका अगला पार्ट आएगा उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। बाकी क्लासेस वगैरह कैसी लग रही हैं, कैसे समझ आ रही हैं, उसके बारे में आप नीचे मुझे कमेंट करके बता दिया करो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।